हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बच्चों, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में उस बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, जानना कि इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ। तो ये जानने के लिए अकाउंटिंग का बेस क्या है, किस बेस पे अकाउंटिंग की जाए, किस बेस पे ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, दो बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं। फर्स्ट तो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन का नकदी आधार। और दूसरा टाइप है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसे हिंदी में बोलते हैं लेखांकन का उपार्जन आधार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, यानी लेखांकन का नकदी आधार की मेन चीजें क्या है, मेन बातें क्या है। तो सबसे पहला, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैश बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। केवल जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर इग्नोर्ड। जो उधार लेन देन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुए हैं, उधार लेन देन हुआ है, उसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे अगर क्रेडिट सेल्स की गई है तो उसे सेल्स नहीं माना जाएगा उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए जब तक उसकी अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती। और अगर क्रेडिट परचेज की गई है तो उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए उसको परचेज नहीं माना जाता जब तक उसका पेमेंट नहीं कर दिया जाता। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इस बेस में क्या कर लिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, तो मेन बात क्या हो गई, इनकम्स को कब रिकॉर्ड किया जाता है, व्हेन दे आर रिसीव्ड। जब तक आय की प्राप्ति कैश में नहीं हो जाती तब तक उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और एक्सपेंडिचर्स को किस कंडीशन में रिकॉर्ड किया जाता है, व्हेन दे आर पेड, यानी अगर व्ययों का भुगतान कर दिया जाता है तभी उन्हें कहाँ लिखा जाता है, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, इस कंडीशन में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की उसमें कंडीशन में प्रॉफिट क्या माना जाएगा, सरप्लस ऑफ रिसीप्ट ओवर पेमेंट। यानी कि अगर रिसीप्ट ज्यादा हुई है और पेमेंट कम हुए हैं तो ये कंडीशन क्या मानी जाएगी, उस बिजनेस के लिए प्रॉफिट मानी जाएगी। और लॉस कब माना जाएगा, जब पेमेंट्स ज्यादा हुए, किस चीज से, रिसीप्ट से ज्यादा पेमेंट हुए हैं, भुगतान ज्यादा हुए हैं प्राप्तियों से, तो वो कंडीशन क्या मानी जाएगी, लॉस मानी जाएगी। अच्छा, इस बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाया जाता है, रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट इज ओपन। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, क्या जानने के लिए, प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, हिंदी में से बोला जाता है। अच्छा, ये बेसिस किसके लिए ज्यादा सूटेबल है, जो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं, प्रोफेशनल बिजनेस हैं, उनके लिए ये ज्यादा सूटेबल है। कौन कौन से, डॉक्टर, लॉयर, सीए, इन सब के लिए कौन सा बेसिस सूटेबल है, कौन सा परफेक्ट है बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा सूटेबल। अकाउंटिंग के कैश बेसिस के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ये मेथड बहुत ही इजी एंड ट्रेडिशनल है, बहुत ही आसान है और बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। दूसरा, नॉट इफेक्टेड फ्रॉम पर्सनल डिसीजन एंड अजम्पशंस। इस बेसिस में पर्सनल डिसीजन और जो अनुमान है, व्यक्तिगत निर्णय और अनुमान है, उनसे ये जो मेथड है वो प्रभावित नहीं है। रिसीप्ट हुई है तो उसे लिखा जाएगा, पेमेंट हुआ है तो उसे लिखा जाएगा, अगर रिसीप्ट नहीं हुई है तो नहीं लिखा जाएगा, पेमेंट नहीं हुआ है तो नहीं लिखा जाएगा। मतलब इसमें कोई भी अनुमान या पर्सनल डिसीजन की कोई जगह नहीं है। थर्ड क्या है, ऐसे बिजनेस के लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है जहाँ पे मोस्टली ट्रांजेक्शन आर इन कैश, जहाँ पे ज्यादातर ट्रांजेक्शन लेन देन जो है वो नकद होते हैं, उन बिजनेस के लिए ये मेथड क्या है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि नो क्लियर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस।
इस मेथड से बिजनेस के सही लाभ हानि और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी जो वित्तीय स्थिति है, उसका पता नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है और अक्रूड और अनअर्न्ड इनकम को क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गए हैं लेकिन पे नहीं किए गए एक्सपेंडिचर, वो क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? इनके जस्ट अपोजिट, पेड बट नॉट ड्यू, पे कर दिया गया उनको लेकिन वो अभी तक ड्यू नहीं हुए। इसी तरह अक्रूड और अनअर्न्ड इनकम भी है। अक्रूड इनकम कौन सी होती है? अर्नड बट नॉट रिसीव, जिसे अर्न कर लिया गया है लेकिन रिसीव नहीं किया गया। और अनअर्न्ड इनकम जस्ट इससे अपोजिट की रिसीव्ड बट नॉट अर्न, जिसे रिसीव तो कर लिया गया है लेकिन उसे अभी तक अर्न नहीं किया गया। तो इस बेसिस में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम को क्या कर दिया जाता है? पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए ये मेथड जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। अच्छा, इसमें सेकंड इसका एडवांटेज क्या है कि इग्नोर मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये जो बेसिस है मैचिंग कॉन्सेप्ट को क्या करता है? पूरी तरह से इग्नोर करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस अवधि के लिए जिस अवधि के इनकम्स को लिया जाए उसी अवधि से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को लिया जाए ताकि सही प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेट हो सके। जैसे मान लीजिए एक मशीनरी खरीदी गई है तो इस बेसिस में तो क्या होगा? मशीनरी का पूरा एक्सपेंडिचर उसी साल ही लिखा जाएगा, उसी साल उसका एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और जबकि मशीनरी का एक्सपेंडिचर उतने सालों के लिए माना जाना चाहिए जितने सालों के लिए वो मशीनरी यूज में आ रही है। मान लीजिए अभी इस साल 1 लाख की मशीनरी खरीदी गई है तो इस बेसिस में 1 लाख रुपए को क्या माना जाएगा? इसी साल का खर्चा मान लिया जाएगा। जबकि ये मशीनरी आगे आने वाले 10 सालों तक काम में आ रही है तो हर साल 10,000 रुपए खर्चा माना जाना चाहिए, लेकिन इस बेसिस में ऐसा नहीं माना जाता है। तो इस बेसिस पे किसका ब्रीच होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से अवहेलना होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉट डिफरेंशिएट सो प्रॉफिट्स आर नॉट कंसिस्टेंट। मतलब इस मेथड में रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका लाभ आगे आने वाले कई सालों में मिलता है, जैसे कोई स्थायी संपत्ति, प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट खरीदी गई हो, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट उसी साल के लिए मिलता है। तो इस मेथड में रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसलिए लाभों में एक रूपता नहीं रहती, मतलब प्रॉफिट्स अलग अलग उसको शो करते हैं। जैसे मान लीजिए वही बात हो गई कि 1 लाख की मशीनरी खरीदी, तो जिस साल मशीनरी खरीदी उस साल तो एक्सपेंडिचर ज्यादा शो होंगे और प्रॉफिट कम शो होगा। और आगे आने वाले सालों के लिए, जितने आगे 9 साल हैं, उसमें प्रॉफिट क्या दिखाया जाएगा? अननेसेसरी ज्यादा दिखाया जाएगा और इस साल का प्रॉफिट क्या होगा? कम कम शो होगा। अच्छा, आगे है इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 नॉट अलाउ दिस मेथड। तो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इस मेथड को किसी भी तरह से मान्यता नहीं देता है। आइए अब देखते हैं अकाउंटिंग का अगला बेस, यानी अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है लेखांकन का उपार्जन आधार। इसमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दैट अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड। इस आधार में उस जिस लेखांकन अवधि के लाभ या हानि या फाइनेंशियल पोजीशन की गणना की जा रही है, उस लेखांकन अवधि से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उनका भुगतान कैश में किया गया हो या नहीं, या चाहे उन्हें कैश में रिसीव किया गया हो या नहीं। जैसे इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड वेदर नॉट रिसीव्ड इन कैश। इनकम्स को कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब वो उपार्जित हो गई हो, अर्जित हो गई हो, चाहे वो कैश में मिली हो या नहीं। और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड किया जाता है? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू वेदर नॉट पेड इन कैश। एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो ड्यू हो गए हो, चाहे उनका भुगतान कैश में किया गया हो या नहीं। इस अकाउंटिंग की इस बेस पे क्रेडिट सेल्स इज एडेड टू टोटल सेल्स, यानी अगर माल का विक्रय उधार किया गया है तो उसे भी किसमें शामिल किया जाएगा? कुल विक्रय की राशि में शामिल किया जाएगा। और जो जैसे रेंट है, रेंट 12 महीने का अगर ड्यू हो गया है
तो पूरा ही 12 महीने का उस अवधि का माना जाएगा, चाहे उसका भुगतान उस अवधि में किया गया हो या नहीं किया गया हो। अकाउंटिंग के इस बेस में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए उस अकाउंटिंग पीरियड के अर्नड रेवेन्यू की तुलना ड्यू एक्सपेंसेस से की जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। माना प्रॉफिट कब होगा, जब अर्नड रेवेन्यू ज्यादा होगी ड्यू एक्सपेंसेस से, और लॉस किस कंडीशन में होगा, जब ड्यू एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे अर्नड रेवेन्यू से। अच्छा, अकाउंटिंग के इस बेस में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंडिचर एंड अक्रूड एंड अर्नड इनकम को कहाँ दिखाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाता है। और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सभी कंपनियों को अपना लेखा अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे रखना अनिवार्य है। आइए अब देख लेते हैं कि अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो कैश बेसिस के एडवांटेजेस होंगे वो इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, और उसके जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेज तो है कि क्लियर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। यह मेथड किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की एक क्लियर पिक्चर को प्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर एंड अक्रूड एंड अर्नड इनकम, क्योंकि इसमें तो इस मेथड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड और अर्नड इनकम का भी एडजस्टमेंट किया जाता है। सेकेंड एडवांटेजेस क्या है कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को का पालन करता है। इस मेथड में मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, यानी कि मिलान की अवधारणा का पालन किया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी किसी बिजनेस के किसी अवधि के प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है, प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन की जाती है, तो उस जिस अवधि की इनकम को लिया जाता है उसी अवधि के एक्सपेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इस मेथड से विभिन्न वर्षों के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, एक रूपता रहती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते वक्त कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। इस मेथड में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अलग अलग लेखा किया जाता है। अच्छा, अगली नेक्स्ट क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 इस मेथड को क्या देता है, मान्यता देता है। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं कि इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट तो क्या है कि ये मेथड नॉट सो इजी। जिस तरह कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जितना इजी है, तो ये मेथड उसके कंपैरिजन में क्या माना जाता है, थोड़ा लेंथी माना जाता है, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंडिचर और अक्रूड और अर्नड इनकम की का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सेकंड क्या है कि इस मेथड में अजम्पशंस एंड पर्सनल डिसीजंस आर यूज्ड। इस मेथड से अकाउंटिंग करते वक्त कई बार अनुमानों का और व्यक्तिगत निर्णयों का भी ध्यान प्रयोग करना पड़ता है। एक बार देख लेते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, जिससे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और अक्रूवल बेसिस में क्रेडिट एंड कैश दोनों ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इनकम। तो कैश बेसिस में इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश एंड अक्रूवल बेसिस में इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अक्रूड। यानी कि कैश बेसिस में अगर नकद में प्राप्ति होती है आयों की तभी उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस में उन्हें तब रिकॉर्ड किया जाता है जब इनकम्स अर्जित हो गई हो, अक्रूड हो गई हो। अच्छा, थर्ड पॉइंट है टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस। तो कैश बेसिस में एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड एंड अक्रूवल बेसिस में एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू। यानी कि कैश बेसिस में तो जब एक्सपेंसेस का नकद में भुगतान किया जाता है तभी उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस में एक्सपेंसेस ड्यू होते ही उनका भुगतान किया जाता है। अच्छा, फोर्थ है एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड एंड अर्नड इनकम। तो कैश बेसिस में इन सबका एडजस्टमेंट नहीं किया जाता,
जबकि अक्रूवल बेसिस में इन चारों का एडजस्टमेंट किया जाता है कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, फिफ्थ क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैश बेसिस में तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, जबकि अक्रूवल बेसिस में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग अलग माना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है लीगल पोजीशन। तो यानी कि कंपनीज एक्ट टू, इसकी लीगल पोजीशन क्या है इन मेथड की। तो कंपनीज एक्ट 2013 कैश बेसिस को अलाउ नहीं करता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस को अलाउ करता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सभी कंपनियों को अपना लेखा किस बेसिस पे करना है, किस अकाउंटिंग की कौन से बेसिस को अपनाना है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अपनाना है, और उसी आधार पर सभी कंपनियों को अपने लेखे तैयार करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, क्लियर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश बेसिस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लियर पिक्चर को शो नहीं करता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लियर पिक्चर को प्रेजेंट करता है। लास्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर। तो कैश बेसिस किसके लिए सूटेबल है, प्रोफेशनल पर्सन के लिए, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, इन सब के लिए कौन सा बेसिस सूटेबल है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जबकि अक्रूवल बेसिस इज सूटेबल फॉर ऑल बिजनेसेस विच आर रनिंग फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्ट। जो ऐसी सभी संस्थाओं के लिए सूटेबल है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो ये डिफरेंसेस थे, इससे हमें कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अकाउंटिंग का एक बेस और है हाइब्रिड और मिक्स्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों का मिला जुला रूप। इसमें क्या किया जाता है, इनकम एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, यानी कि जो आय और संपत्तियां हैं उनका नकदी आधार से लेखांकन किया जाता है, एंड एक्सपेंडिचर एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। और जो खर्चे हैं और जो दायित्व है उनको किस बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, उपार्जित आधार पर, अर्जित आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये वगैरह, वो अपने लाभों की गणना के लिए क्या बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें आउटस्टैंडिंग इनकम्स को तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कर योग्य आय में, टैक्सेबल इनकम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की छूट प्राप्त करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाने से इनकम क्या है, कम शो होगी और टैक्स कम लगेगा। अच्छा, ये जो मेथड है ये कोर्ट के न्यायालय में दिए गए निर्णयों के अनुसार पूर्णतः एक्सेप्टेबल है ना, इसको स्वीकार किया जा सकता है, मान्य है ये मेथड। तो बच्चों आज हमने पढ़ा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसे पढ़ा और समझा। आज का लेक्चर मैंने तैयार किया था डीके गोयल जी की बुक से, जिसका 2022 का एडिशन मेरे पास है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल next